नमस्कार साथियों। आज पूरे देश में 8वां वेतन आयोग 2026 सबसे ज्यादा चर्चा में है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर जानना चाहते हैं कि वेतन कितना बढ़ेगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, डीए का क्या होगा, पेंशन में कितना फायदा मिलेगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट लॉजिक और डाटाबेस एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है कि वेतन आयोग आखिर होता क्या है। वे वेतन आयोग भारत सरकार के द्वारा गठित एक विशेष विशेषज्ञ आयोग होता है, जिसका मूल उद्देश्य होता है सरकारी कर्मचारी और पेंशनर की आर्थिक स्थिति का पुनः मूल्यांकन करना, महंगाई के अनुसार सैलरी पेंशन को संतुलित करना और एक नया वेतन ढांचा बनाना। और आयोग आमतौर पर 10 वर्ष के लिए बनाया जाता है। वेतन आयोग की अगर हम बात करें तो इसका मूल काम की अगर हम बात करें कि किन किन बिंदुओं पर यह काम करता है, उसकी अगर हम बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर को बनाना इसका मूल काम होता है, जो बेसिक पे, पे लेवल और पे मैट्रिक्स के आधार पर डिसाइड किया जाता है। अलायंस की बात करें तो एचआर, टीए, डीए, मेडिकल आदि में बेनिफिट करता है। पेंशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन पर विशेष ध्यान देता है। डीए, डीआर की बात करें, इसको मर्ज या रिसेट करने की बात करता है। मैट्रिपेट्री की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन और मूल तौर पर देखा जाए तो सरकार के वित्तीय बोझ पर भी यह विशेष लोड डालता है। दोस्तों, अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें ये कैसे बदलता है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं पिछले पे कमीशन के आधार पर। और यहां पर हम कंपेयर कर सकते हैं कि बेस की बात करें तो सेवेंथ पे कमीशन से इसको अगर कंपेयर करें तो सेवेंथ पे कमीशन में पे मैट्रिक्स था और यहां पर न्यू पे मैट्रिक्स की जरूरत है। कैलकुलेशन की बात करें तो यहां पर बेसिक और डीए था, इसको रिवाइज की जरूरत है यहां पर। और मूल तौर पर देखें फिक्स इंडेक्स की बात करें तो ये रिवेस्ट इंडेक्स के आधार पर, और डीए की अगर हम बात करें तो ये अलग से जुड़ता है और रीसेट होकर फिर से ये 0 से शुरू होगा। 8 पे कमीशन में पूरी सैलरी रीस्ट्रक्चर होती है और केवल ये इंक्रीमेंट के तौर पर देखी जाती है। दोस्तों, अगर हम पेंशन और अलायंस में बदलाव कैसे हो सकता है इसकी अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि मिनिमम पेंशन बढ़ाई जाती है इसके आधार पर। फिटमेंट फैक्टर जो होता है ये पेंशन पे भी लागू होता है। डीए, डीआर जो होता है ये रीसेट होगा। और पेट इश्यू की अगर हम बात करें तो पुराने नए पेंशन में समान तौर पर यह लागू की जाती है। इसी कारण पेंशन के लिए भी वेतन आयोग लाइफ टाइम इंपैक्ट देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डीए रीसेट का मतलब क्या होता है। काफी लोगों ने मैसेज करा। डीए रीसेट की बात कर तो स्टेप 1 होता है कि वर्तमान जो डीए है उसके आधार पर। स्टेप 2 होता है डीए को बेसिक में मर्ज किया जाता है। मोस्टली ये होता है जब 50% से ऊपर, और फिर न्यू बेसिक तय किया जाता है और डीए जो है फिर 0% से पुनः शुरू किया जाता है। तो इसको कह सकते हैं कि मर्ज करने के इसके 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप के आधार पर इसको मर्ज किया जाता है और यही कारण है कि सैलरी अचानक ज्यादा दिखती है इसके आधार पर। अब वेतन आयोग के इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, उस आधार पर देखें कि अब आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। इस आधार पर देखें तो 6 पे कमीशन 2006 में आया। उस समय फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। इस आधार पर सैलरी में औसतन जो बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है वो 40%। सेवेंथ पे कमीशन 2016 में आया। फिटमेंट फैक्टर 2.57। सैलरी में जो ग्रोथ हुआ वो लगभग 23 से 24% के आसपास हुआ। 8 पे कमीशन जो संभावना है कि 2026 में आ सकता है। फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 2.86 से 3.15 की उम्मीद करी जा रही है। जिस आधार पे कहा जा सकता है कि सैलरी में जो इंक्रीज होगा, बढ़ोतरी होगी, वो 30 से 40% होगी। अगर इसके कारण की बात करें, इसके प्रभाव की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने पर हायर फिटमेंट फैक्टर की डिमांड लाजमी होती हुई दिखाई देती है। डीए जब 50% से ऊपर पहुंच जाता है तो क्लियर स्ट्रॉन्ग कंप्लीट बन जाता है कि पे कमीशन गठित होना चाहिए। और गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात करें तो ये मॉडरेट सपोर्ट की तरफ दिखाई देता है। एम्प्लॉयज की बात करें तो एम्प्लॉयज को प्रेशर इस तरह से और कमीशन इस तरफ विशेष तौर पर ध्यान देगी। इसलिए 8वां वेतन आयोग लॉजिकल, इकोनॉमिकल जस्टिफाइड होता है कि होना चाहिए। 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने का माध्यम नहीं बल्कि पूरी पे सिस्टम बदलने की एक प्रक्रिया है और इसका प्रभाव कम से कम 10 वर्षों तक रहता है। वेतन आयोग का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कब लागू होगा, कितना एरियर मिलेगा, सैलरी कब बढ़ेगी। इसका जवाब टाइमलाइन एनालिसिस में मूल तौर पर मिलता है और इस आधार पर हम 8 पे कमीशन की संभावित प्रक्रिया की अगर हम बात करें, उसको अगर हम समझें तो समझ सकते हैं कि घोषणा आयोग के गठन की बात करी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ऑफिशियल सिंगल है, ये आपकी तरफ से अप्रूवल हो चुका है।
पीओआर तय करना, कार्य क्षेत्र डिसाइड किया जाता है, डायरेक्शन सेट किए जाती है, ये भी प्रोसेस हो चुका है। अब डाटा कलेक्शन की बात की जाए जिसमें सैलरी, टीए और इन्फ्लेशन बेसिक एनालिसिस किया जाता है, इस पर काम चल रहा है हम कह सकते हैं। और रिपोर्ट ड्राफ्ट की बात करें, रिकमेंडेशन की जाती है, कोर स्टेज की जाती है। उसके बाद हम कहेंगे कि कैबिनेट अप्रूवल होता है और उसके बाद उसको लागू होने का रास्ता साफ साफ दिखाई देता है। और इंप्लीमेंट की बात करें तो सैलरी रिवीजन के बाद हम कह सकते हैं रियल बेनिफिट जो दिखाई देता है वो नोटिफिकेशन के बाद दिखाई देगा। संभावित टाइमलाइन की बात करें कि आखिर ये कब तक लागू हो सकता है, इसकी अगर हम बात करें तो आयोग की घोषणा हो चुकी है 2025-26 में कह सकते हैं ये बजट कैबिनेट डिसीजन करेगा, हो सकता है फरवरी तक क्लियर हो जाए। हम ये कह सकते हैं कि यहां पर मिड 2026 तक टर्म रिफरेंस की बात करें जिससे सैलरी, पेंशन और इसको मूल तौर पर तय किए जाएंगे कितना हो सकता है। और मूल तौर पर कितना फील्ड स्टडी की बात करें तो 2026 में जिस मिनिस्ट्री और स्टेट डाटा के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। रिपोर्ट सबमिशन की बात करें तो 2027 मान के चलिए गवर्नमेंट को सौंपने की उम्मीद है, मिल सकती है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं अप्रूवल जो होगा वो 2027 लास्ट या 28 के प्रारंभ में हम कह सकते हैं कैबिनेट जो अप्रूवल करेगी, गजट जारी करा जाएगा। हाँ, लेकिन ये मान के चलिए ये कितना भी लेट क्यों ना हो, लेकिन इसको प्रभावी जो माना जाएगा वो 2026 से ही माना जाएगा। मतलब 1/1/2026 से इसको प्रभावी माना जाएगा, 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। दोस्तों भले ही पूरी तौर पर समझ लीजिए रिपोर्ट चाहे 2027 में 28 में लागू की जो तारीख रहेगी वो यही रहेगी, 1/1/2026 से ही इसको लागू माना जाएगा। दोस्तों अब बात करिए एरियर्स कैसे बनता है, इसको लागू करने की तिथि कैसे डिसाइड की जाती है तो समझिए भाई ये लागू तो होगा 1/1/2026 से ही। भुगतान चाहे भले 27 में शुरू हो या 12 महीने के बाद हो या 28 महीने के बाद हो, भाई जितना गैप हो जाएगा उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरियर मिलेगा लागू की जो तारीख है वो कंफर्म मान के चलिए 1/1/2026 और भुगतान जो होगा वो लगभग 2027 या 12 से 18 महीने के आधार पर देख सकते हैं। और ये क्लियर है कि जितना लेट होगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। इसी कारण कर्मचारियों को एक साथ बड़ा पैसा यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पेंशन की बात करें, टाइमलाइन की बात करें तो यहां भी हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव डेट इनके लिए भी यही रहेगी 1/1/2026 और रिवाइज बेसिक पर डिसाइड की जाएगी न्यू पेंशन। डीआर जो होगा डीए की तरह ही रिसेट किया जाता है और एरियर जो है पेंशन एरियर भी मूलतः संभव है इस आयोग के आधार पर। तो पेंशन को भी एम्प्लॉयज के साथ बराबरी यहां पर लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम प्रीवियस पे कमीशन के टाइमलाइन की अगर एक्यूरेट जानकारी देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि 6th पे कमीशन भाई घोषणा 2006 में लागू हुआ, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। 7th पे कमीशन की बात करें 2014 में घोषणा की गई, 2016 में लागू हुआ, बिल्कुल क्लियर है। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो 2025-26 तो 26 में लागू होने की पूरी संभावना, इतिहास तो यही कहता है कि 2026 में लागू होना चाहिए। भाई 8 पे कमीशन की रिपोर्ट भले ही 2027 में है लेकिन सैलरी और पेंशन जो है 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है। इसी वजह से एरियर सबसे बड़ा बेनिफिट बनता है। फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा मुद्दा है। फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है? फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीपल है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी की गुणा करके नई रिवाइज बेसिक सैलरी तय की जाती है। अगर मूल तौर पर देखें तो फार्मूला निकलता है कि न्यू बेसिक जो रहेगा वो ओल्ड बेसिक और फिटमेंट फैक्टर का मल्टीपल होता है और यही फैक्टर तय करता है कि सैलरी, पेंशन और अलायंस कितना बढ़ेगा। फिटमेंट फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी बात अगर करें तो ये मूल तौर पर कह सकते हैं बेसिक सैलरी बढ़ती है जिसके आधार पर आपके डीए, एचआरटीए सभी बढ़ती हुई दिखाई देते हैं। पेंशन पे भी लागू होता है और लाइफ टाइम ये बेनिफिट देता है। वन टाइम डिसीजन की बात करें तो एक बार लागू होगा, 10 साल तक लागू रहेगा। और पे मैट्रिक्स का बेसिक की बात करें तो सभी लेवल पर प्रभावित करेगा, लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक सभी पर प्रभावित करेगा। इसी कारण इसे गेम चेंजर कहा जाता है। अब सैलरी इंपैक्ट की अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल के आधार पर अगर हम इसको समझे तो कह सकते हैं कि बेसिक पे 7th पे कमीशन में 18,000 है तो 8 पे कमीशन में लगभग ये जाती है अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आसपास रहता है और अगर 3.15 रहता है तो मान के चलिए 56,000 के आसपास लमसम जाएगी। तो इंक्रीज अगर देखें तो लगभग अगर 2.86 रहता है तो लगभग 33,000 के आसपास,
और 8 पे कमीशन में अगर 3.15 फिटमैन फैक्टर रहता है तो 38,000 के लगभग हम ये कह सकते हैं इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। और यही अंतर मूल तौर पर देखा जाए तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 30 से 40% के आसपास ग्रोथ होता हुआ यहां पर आपको दिखेगा। दोस्तों अगर हम बात करें पेंशन इंपैक्ट की बात करें, यह तो एम्प्लॉइज की बात हो गई। अगर पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम पेंशन 9,000 से सीधे आपके 25,000 के आसपास लमसम बैठेगी अगर फिटमैन फैक्टर 2.86 रहता है। तो ओवरऑल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 16,000 के आसपास यहां पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। पेंशन को यह फायदा हर महीने जीवन भर मिलता है। दोस्तों अगर डीए की बात करें कि डीए का हिडन रोल क्या होता है, डीए की अगर हम बात करें तो करंट स्थिति की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 50% प्लस, मैं तो ये कहूंगा कि लगभग ये 60% से ऊपर जा चुका है। डीए मर्ज होते ही न्यू बेसिक पे डिसाइड किया जाता है और रिजल्ट ये निकलता है कि हायर फिटमैन फैक्टर जस्टिफाइड होता है। जितना ज्यादा ये बढ़ेगा तो ये कंफर्म मान के चलिए कि फिटमैन फैक्टर उतना ही स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देता है। तो बिल्कुल क्लियर, जितना ज्यादा होगा फिटमैन फैक्टर उतना ही स्ट्रांग और लॉजिकल टिकता हुआ दिखाई देगा। अब और ओवरऑल अगर हम कंपेयर करते हैं और समझते हैं भाई फिटमैन फैक्टर डिमांड 3.68 की हो रही है, ये तो नामुमकिन है, ये तो हो नहीं सकता। 3.26 की भी हो रही है, ये भी नामुमकिन है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि 2.86 से 3.15 के आसपास हो सकता है और इसकी पूरी पूरी संभावना है कि 2.86 और 3.15 के बीच में कहीं ना कहीं फिटमैन फैक्टर रहेगा। अब इसका गवर्नमेंट पे इस पर क्या नजरिया होगा? नजरिए की अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो रेवेन्यू कैपेसिटी की बात करें तो ये लिमिटेड है। पेंशन लेबिलिटी की बात करें इंक्रीजिंग होने के पूरे पूरे चांस है। स्टेट इंपैक्ट की बात करें तो लिंकेड है और इंडेक्शन कंट्रोल की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो लूटा देखा जाए ये संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी आधार पर हम मूल तौर पर कह सकते हैं कि मूलतः देखा जाए तो फिटमैन फैक्टर जो होता है ये मूल रोल निभाता है आपकी पूरी सैलरी में, पूरे रोल में। दोस्तों इसलिए मूल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फिटमैन फैक्टर मूल तौर पर देखा जाए तो आर्थिक रूप से जोखिमपूर्ण माना जाता है और ये मूलतः डिसाइड करता है आपकी सैलरी को। फिटमैन फैक्टर जितना बड़ा सैलरी उतनी ही ज्यादा। 3.68 की मांग पॉपुलर है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं लगती। 2.86 की अगर हम बात करें तो यह कह सकते हैं कि ऐसा होने की पूरी पूरी संभावना है और ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। सैलरी की अगर हम बात करें, कैलकुलेशन की बात करें तो 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी 3 मुख्य कारणों से होगी। एक तो फिटमैन फैक्टर से न्यू बेसिक तय किया जाएगा, डीए रीसेट होकर 0 शुरू करा जाएगा, अलायंस जो है रिवाइज बेसिक पर लागू होता है। इसलिए रियल बेनिफिट केवल बेसिक पर ही नहीं बल्कि टोटल ग्रोथ सैलरी पर दिखाई देता हुआ दिखाई देता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लेवल वाइज अगर देखा जाए बेसिक सैलरी 7th पे कमीशन में अगर 18,000 है और 2.86 के आधार पर देखें तो हम ये कहेंगे कि लगभग 51,048 के आसपास हो रहा है। डीए अगर 50% मर्ज होता है तो यहाँ पर रिसेट होगा तो ओवरऑल देखेंगे तो 33,000 के आसपास बेसिक इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है और यही बेसिक जंप आगे पूरी सैलरी ग्रोथ बनता हुआ दिखाई देगा। अगर ग्रोथ सैलरी इंपैक्ट की अगर हम बात करते हैं और इसको समझते हैं तो यहाँ बेसिक पे जो है 18,000 से सीधा 51,000 के आसपास हो रहा है। डीए की बात करें तो ये 9,000 है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एचआर जो 24% है, 24% के आधार पर 4,324 या इम्प्लीमेंट होकर कितना हो जाएगा लगभग 12,000 के आसपास। और टीओ की बात करें, अदर की बात करें 3,000 से लगभग ये 6,000 के आसपास। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ आपको 34,000 है लेकिन यहाँ लगभग हम कह सकते हैं 69,000 के आसपास या उससे ज्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एचआर परसेंटेज जो होता है यही दिखाता है कि ग्रोथ सैलरी लगभग दोगुनी हो जाती है इसके आधार पर। अब पूर्ण तौर पर देखें तो परसेंटेज ग्रोथ देखें कि कैसे ये सैलरी 30 से 40% बन सकती है। अगर हम इसको देखें तो बेसिक इंक्रीज की बात करें तो लगभग 18,185% के आसपास और डीआरएस की बात करें तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर अलायंस रिसेट की बात करें तो हायर बेस दिखाई देगा और न्यूल तौर पर देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नेट रियल गेन जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 30 से 40% के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट हमेशा नेट टेक होम ग्रोथ देखती है, ना कि सिर्फ बेसिक जंप देखती है। डीए ग्रोथ की अगर हम बात करें और उसको सिंप्लीफिकेशन अगर करा जाए तो हम ईयर वाइज देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में 0 से 6% तो ये मिनरल के तौर पर देखा जाएगा। 0 से 3% आपका
18 से 24% और 5 ईयर में हम कह सकते हैं कि 36 से 40% होता हुआ दिखाई देगा। 8 पे कमीशन स्ट्रॉन्ग बूस्ट की तरफ लेता हुआ जाएगा। और इसी तौर पर हम कह सकते हैं कंप्लीट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो हायर बेसिक और रिसिंग डीए के आधार पर हम कह सकते हैं कि कंपाउंडिंग बेनिफिट जो है वो इस तरह से आपको मिलता हुआ दिखेगा। पेंशनर के लिए सैलरी की अगर मूल तौर पर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सैलरी जो है मिनिमम पेंशन 9,000 से सीधे 25,000 के आसपास, और यहां पर टीए सेपरेट के तौर रिसेट होगा तो ओवरऑल देखा जाए तो इंक्रीज जो होता हुआ दिखाई दे रहा है वो लगभग अगर आप 9,000 से कंपेयर करें तो लगभग 16,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। पेंशन को लाभ हर महीने आजीवन मिलता है और 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी सिर्फ बेसिक ही नहीं, पूरा पे स्ट्रक्चर बदलने की शुरुआत होती है। शुरुआत ही साल में 30 से 40% रियल गेन और डीए बढ़ने के साथ साथ आगे और ज्यादा फायदे होते हुए दिखाई देते हैं। डीए की बात करें, अलायंस की बात करें तो डीए होता क्या है? डीए महंगाई भत्ता होता है जो कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाता है। यही AICPI IW इंडेक्स पर आधारित होता है और ये हर 6 महीने में बढ़ता है। जैसे इस बार जनवरी में बढ़ेगा, फिर जुलाई में बढ़ेगा। डीए रिसेट का मतलब क्या है? जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो पुराना डीए बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है और नई बेसिक तय होती है और डीए फिर 0% से शुरू होता है और इसे ही डीए रिसेट कहा जाता है। डीए रिसेट अगर फार्मूले की बेस पर अगर इसको हम समझे तो हम ये कह सकते हैं कि डीए मर्ज जो होता है बेसिक में होता है, पुराना डीए खत्म कर दिया जाता है, न्यू बेसिक में उसको रिवाइज किया जाता है और फिटमेंट फैक्टर्स पर लागू किया जाता है। डीए रिसेट फिर 0 होता है और नई गणना की शुरुआत होती है और आगे हर 6 महीने में इसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। इसलिए डीए खत्म नहीं होता, सिर्फ रीसेट होता है। डीए रीसेट से सैलरी क्यों अचानक बढ़ जाती है, सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है। इसकी अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि डीए मर्ज से बेसिक बढ़ता है, हायर बेसिक होने पर अलायंस बढ़ते हैं और डीए रिसेट होने पर हम ये कह सकते हैं डबल बेनिफिट होते हुए दिखाई देते हैं और यही हिडन सैलरी जंप के तौर पर देखा जाता है। अलायंस क्यों फिर से तय हो डिसाइड किए जाते हैं? भाई एचआर अगर हम बात करें तो जो बेसिक पेपर होता है इसका आधार ये बदलता क्योंकि इसको नई बेसिक पर डिसाइड किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं अलायंस क्यों तय किए जाते हैं? भाई अलायंस जो है बेसिक पे के आधार पर किए जाते हैं और नई बेसिक पर ये बदलाव के तौर पर देखे जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें पे लेवल पर होता है, इसको भी रिवाइज किया जाता है। मेडिकल जो होता है वो फिक्स है, लेकिन इसको देखा जाए तो समय के साथ साथ इसको भी बदला जाएगा। अदर अलायंस की बात करें रोल बेस पर होता है और रीस्ट्रक्चर के तौर पर इसमें बदलाव की पूरी संभावना है। इसी आधार पर अगर हम एचआर की अगर हम बात करें तो एक्स सिटी में आपका 24%, बाई सिटी में 16%, जेड सिटी में 8%, तो ये मान के चलिए ये आपका 26%, ये लगभग आपका 18% और ये मान के चलिए 10% रिवाइज होकर 8 पे कमीशन में होता हुआ दिखाई देना चाहिए। परसेंटेज बदले या ना बदले, अमाउंट जरूर बढ़ेगी क्योंकि बेसिक इससे बढ़ती है। ट्रांसपोर्ट अलायंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलायंस जो होता है वो मूल तौर पर पे लेवल चेंज होता है जो हायर स्लैब के तौर पर डिसाइड किया जाए। डीए नो टीए ये क्या करा जाता है? रीसेट किया जाता है और नेट टीए जो होता है उसके आधार पर ये इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है कि समय के साथ ये चीजें पहले से ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। और पेंशन के लिए डीए और अलायंस की बात करें तो ये डीआर मर्ज होकर ये पेंशन में भी लागू होगा, डीआर रीसेट होकर 0 से होगा, ग्रोथ जो होगा वो जारी रहेगी और वो प्रोसेस जो है हर 6 महीने के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। पेंशनर को भी डीए जैसा ही रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। डीए खत्म नहीं होता, रीसेट होता है, डीए मर्ज होकर न्यू बेसिक और न्यू सैलरी के तौर पर जंप के तौर पर दिखाई देता है। अलायंस नई बेसिक पर तय होता है, इसलिए एचआर टीए मेडिकल मूल्यता देखे जाए सभी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। पेंशनर के लिए 8वां वेतन आयोग क्यों सबसे अहम है? क्योंकि कर्मचारियों को तो समय समय पर प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलते रहते हैं, लेकिन पेंशनर के लिए वेतन आयोग ही सबसे बड़ा और स्थायी लाभ होता है। इसलिए 8वां वेतन आयोग पेंशनर के लिए लाइफ टाइम इंपैक्ट देता हुआ दिखाई देता है। और पेंशनर कैसे तय होती है अगर हम बात करें तो पेंशन जो है लास्ट डॉट बेसिक पे के आधार पर परसेंटेज के आधार पर डिसाइड होती है। आमतौर पर हम इसको 50% के आधार पर देख सकते हैं। और पेंशन कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि पेंशन रिवाइज जो होती है पेंशन इससे बढ़ती है, फिटमेंट फैक्टर डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है। डीए या डीआर की बात करें, डीए एम्प्लॉयर को मिलता है, डीआर जो है पेंशनर को मिलता है, रीसेट होकर ये फिर से बढ़ोतरी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पेंशन इंपैक्ट को अगर सही तरह से समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं
कि मिनिमम पेंशन बढ़ेगी तो न्यू बेसिक पे में जुड़ेगी। फिटमैन फैक्टर अगर लागू होता है तो सैलरी में मल्टीपल फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। डीआर रीसेट होता है तो ये 0 से शुरू होगा। पेरिटी इशू की अगर हम बात करें सुधार होंगे, ओल्ड और न्यू पेंशन में मूलतः देखा जाए सुधार होते हुए दिखाई देंगे। मिनिमम पेंशन में मूल तौर पर देखा कितना फायदा मिलेगा तो मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर सीधा सीधा देखा जाए तो लगभग 16,000 के आसपास हम कह सकते हैं फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉर्मल पेंशन की अगर बात की जाए, नॉर्मल पेंशन अगर मान लीजिए 40,000 है तो ये लगभग 1 लाख के आसपास, 20,000 है तो लगभग 70। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि लगभग 35 से 37,000 के आसपास न्यू पेंशन में फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है नॉर्मल पेंशन के आधार पर। और यही कारण है कि पेंशन के लिए फिटमैन फैक्टर सबसे बड़ा अहम होता है, सीधा मल्टीपल होता हुआ दिखाई देता है। डीआर रीसेट का प्रभाव क्या दिखाई देगा? डीआर रीसेट का जो प्रभाव दिखाई देता है, ओल्ड डीआर मर्ज होगा, न्यू पेंशन रिवाइज होगी, डीआर रीसेट 0 होगा और यह फिर से देखा जाए तो फिर से यह 6 महीने के लिए लागू कर दिया जाएगा। और इस आधार पर कंपोनेंट बेनिफिट जो दिखाई देते हैं वो वही दिखाई देंगे, हायर पेंशन, रिस्क डीआर और कंपोनेंट बेनिफिट इस आधार पर आपको दिखाई देंगे आपकी सैलरी में। फैमिली पेंशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है भाई। फैमिली पेंशन की बात करें तो फैमिली पेंशन बेसिक बढ़ेगा, डीआर और फैमिली पेंशन रिसेट होगी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जो है वो क्या होगी, मजबूत होती हुई दिखाई देगी। और ये लाभ विंडो या डिपार्टमेंट फैमिली के लिए बेहद अहम होता है। ओल्ड और न्यू पेंशन की पैरिटी की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मूल तौर पर देखा जाए डिस्पैरिटी की बात करें 7th पे कमीशन में ज्यादा था, यहाँ कम होता हुआ दिखाई दे। रिलेशनशिप की बात करें तो सीमित यहाँ पर फायदा मिलेंगे। इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर ये 8 पे कमीशन में स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई आपको देते हैं। 8 पे कमीशन में मूल तो सुधार की पूरी संभावना है। वेतन आयोग में पेंशनर को भी हायर पेंशन, हायर डीआर बेसिक और लाइफ टाइम मंथली बेनिफिट मिलेंगे, इसलिए पेंशनर के लिए 8 पे कमीशन सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। एरियर्स की बात की जाए, ये होता क्या है, जब नया वेतन आयोग किसी पिछली तारीख से लागू होता है लेकिन भुगतान बाद में दिया जाता है उसको एरियर कहा जाता है। और उस बीच का जो अंतर होता है वो उस अंतर को एरियर कहते हैं। एरियर लागू तारीख और भुगतान शुरू होने की तारीख तक के लिए कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लागू होने की तारीख तो यही रहेगी 1/1/2026, रिपोर्ट स्वीकृति होने के चांस 2027, भुगतान भी शुरू 2027 से मान चलिए और पीरियड के तौर पर समय जो 18 महीने का दिया गया उस आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं। यही कारण है कि कर्मचारी को एक साथ बड़ी राशि यहां पर मिलती हुई दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि मंथली सैलरी किसी की 20,000 है तो और अगर 15 महीने के बाद मिला तो ओवरऑल एक मुश्त अमाउंट जो मिलेगा वो लगभग आपको ये मुश्त अमाउंट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये राशि जो मूल तौर पर देखा एक बार में दी जाती है। और पेंशन एरियर की बात करें तो वो भी वही रूल रहेगा कि लागू जो होगा 1/1/2026 से 27 में अगर मिलता है तो ये मान के चले जितना भी गैप होगा उसके आधार पर ये मिलेगा पेंशनर को भी और एम्प्लॉयज को भी। एरियर जो मिलता है वो समय के गैप के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। एरियर्स पर सबसे पहले बात है टैक्स की बात की जाए। टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसको समझें तो एरियर अमाउंट जो होता है हायर होता है और टैक्स स्लैब में आता है, हायर स्लैब से जा सकता है। वन टाइम इनकम होता है, यस होता है, और टैक्स नेट अमाउंट होता है, टैक्स के बाद ये कम हो जाता है, ठीक है ना। इस आधार पर एरियर्स मिलने के एक साल में इनकम अचानक बढ़ जाती है। सेक्शन 89(1) के अंतर्गत आता है। 89(1) क्या है, ये बात करें तो एरियर पर लगने वाले एक्स्ट्रा टैक्स से राहत ये मूल तौर पर देता है। सेक्शन 89(1) की अगर हम बात करें तो इसका प्रपोजल क्या होता है, टैक्स बॉन्ड कम करना होता है। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो सैलरी और पेंशन एरियर पर लागू किया जाता है। मैनेजर की बात करें तो इनकम स्लैब के आधार पर देखा जाता है और इसका रिजल्ट होता है लो टैक्स पेबल के लिए दिया जाता है। एरियर्स को पुराने वर्ष में बांटकर टैक्स कैलकुलेट यहां से किया जाता है और विदाउट या टैक्स पे के आधार पर अगर हम इसको समझें तो कह सकते हैं कि मूल तौर पर अगर हम कहें तो विदाउट रिलीफ की बात करें तो हायर रहेगा। अब इसके साथ अगर देखेंगे तो रिड्यूस के तौर पर देखा जा सकता है और सिग्निफिकेंट के तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर टैक्स के दायरे में आता है। इसलिए 89(1) क्लेम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेक्शन 89(1) क्लेम कैसे किया जाए इसकी अगर हम बात करें तो पहला स्टेप है फॉर्म 10E भरें। स्टेप 2 है ITR में मेंटेन करें। स्टेप 3 एरियर
डिटेल अपलोड की जाए और फिर रिकैलकुलेट किया जाता है टैक्स। इस आधार पर हम इसको देख सकते हैं। बिना फॉर्म 10E के 89 क्लेम नहीं होता है। 8वें वेतन आयोग में एरियस सबसे बड़ा वन टाइम बेनिफिट है, लेकिन टैक्स प्लानिंग जरूरी है। सेक्शन 89 एक सही तरीके से क्लेम करने का हजारों लाखों रुपए का टैक्स बचत कर सकता है। अब तक की पूरी तस्वीर को अगर हम देखें तो 8वें वेतन आयोग को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है, कब, कितना और कैसे कैसे फायदा होगा, तो इसको हम कह सकते हैं लॉजिकल डाटाबेस एनालिसिस के आधार पर साफ साफ हम इस बात को समझ सकते हैं कि 8 पे कमीशन तार्किक तौर पर संभव है। और सैलरी हिक की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 30 से 40%। पेंशन बेनिफिट जो मिलेगा कंप्लीट तौर पर लाइफ टाइम मंथली इंक्रीज के तौर पर मिलेगा। TRDA की बात करें स्ट्रॉन्ग सिंगल दिखाई देता है। एरियर की बात करें ये मूलतः संभव है। और टैक्स रिलीफ की अगर हम बात करें तो सेक्शन 89 के अंतर्गत एक्स्ट्रा टैक्स से बचाव की ओर लिखता हुआ जाता है। इसी आधार पर 8 पे कमीशन को अगर हम सही से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि फिटमैन फैक्टर सबसे बड़ा गेम चेंजर रहेगा। इसमें DI रीसेट होने पर सैलरी जंप का मुख्य कारण यह रहेगा। अलायंस की बात करें तो न्यू बेसिक पर क्या होगा, ये रिफिक्स होगा। पेंशन की बात करें स्ट्रॉन्ग परमानेंट तौर पर देखा जाएगा। और इफेक्टिव ईयर की बात करें तो कह सकते हैं 2026, लेकिन 2027 मान सकिए। अगर मूल तौर पर हम देखें तो कहेंगे कि फिटमैन फैक्टर जो होता है वो सैलरी और पेंशन दोनों पर लागू होगा। DA रीसेट होने पर हिडन सैलरी बूस्ट होती हुई दिखाई देगी। 2026 में कह सकते हैं रेफरेंस ईयर के तौर पर देखा जा सकता है। और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो है फाइनल डिसाइड करेगा कि वो कब तक आएगा। 8वां वेतन आयोग मूल तौर पर देखा जाए तो वेतन पेंशन की पुनर्संरचना करता है, जिसमें फिटमैन फैक्टर और DA रीसेट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 8वां वेतन आयोग कोई अफवाह नहीं है, बल्कि एक तार्किक और जरूरी प्रक्रिया है। 30 से 40% सैलरी ग्रोथ, पेंशन को लाइफ टाइम राहत और DA ट्रेंड इसका सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन याद रखिए अंतिम फैसला सरकार की अधिसूचना से ही मूल तौर पर होगा। अगर आपको एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो प्लीज लाइक करें ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। शेयर करें अपने साथी, कर्मचारी और पेंशनर दोनों के साथ। सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ऑथेंटिक गवर्नमेंट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं, हर नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।